हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब है। और इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि जो काम पार्टनर करेगा और उसके लिए एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम इम्प्लाइड की बात करें तो इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अथॉरिटी शैल बी प्रिज्यूम्ड। मतलब ये अथॉरिटी मानी जाएगी। इम्प्लाइड मीन्स कि जो कंडक्ट अपने आप हो रहा है। यहां पर इम्प्लाइड का मतलब है इम्प्लाइड बाय लॉ, कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस से नहीं है, बल्कि दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ। लॉ से इम्प्लाइड हो रहा है कि सर्टेन एक्ट्स आर विद इन अथॉरिटी। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई एक्ट विद इन अथॉरिटी है, इसका मतलब पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो उस कार्य को करे, और यदि वो उसको करता है तो फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी। तो उस केस में फर्म का मतलब बेटा ऑल पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब ये कि फर्म जिम्मेदार है, और ऐसी सिचुएशन में फर्म की जिम्मेदारी होगी, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, फर्म ही लायबल होगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इम्प्लाइड अथॉरिटी। देखिए, लॉ ने कुछ चीजों को अथॉरिटी में लिखा हुआ है, तो वो लिस्ट अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। जैसे गुड्स खरीदना बेचना, जैसे मनी बोरो करना, जैसे सर्वेंट को इंगेज करना, नौकरी पे रख लेना, सर अकाउंट सेटल, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो जब एक एक्ट विद इन अथॉरिटी है तो फर्म की जिम्मेदारी होगी, यानी सबकी लायबिलिटी होगी। कंडीशंस क्या थी? कंडीशन ये थी, देखिए पहली कंडीशन ये थी कि जो एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड हो, नॉर्मल बिजनेस कोर्स में। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फर्म जिम्मेदार नहीं है। तो इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस। दूसरा पॉइंट है कि उसको यूजुअल वे में किया जाए। एक्ट जो है वो यूजुअल मैनर में, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में होना चाहिए। मतलब अजीबो गरीब तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, रात में 2 बजे जाके वो पेमेंट ले आया, तो ये फिर फर्म लायबिल नहीं होगी। अब देखिए, क्या चीज नॉर्मल है वो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, नेचर ऑफ बिजनेस, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, और जो ट्रेड कस्टम्स हैं, मतलब किसी भी ट्रेड में जो परंपरा चल रही है उसके आधार पर डिसाइड होगा। ठीक। और सर जी, एक्ट फर्म के नाम से होना चाहिए। जो भी एक्ट है इज इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम से करें, फर्म तभी बाइंड होगी, अदरवाइज फर्म बाइंड नहीं होगी। ठीक है बच्चों? सर आगे कहते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर लिमिटेशंस दी हुई हैं, और कहते हैं पार्टनर कर सकता है लिमिटेशंस में अगर स्पेसिफिक अथॉरिटी है।
या फिर ट्रेड यूसेज है। मतलब जो लिस्ट दी हुई है अथॉरिटी की और बियॉन्ड अथॉरिटी की, दे आर सब्जेक्ट टू ट्रेड यूसेज। वो ट्रेड यूसेज के सब्जेक्ट टू, जैसा व्यापार में चल रहा होगा वो भी माना जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। और अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे, तो ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने थे और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले गया कि भाई व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो चलिए रीड क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड यूसेज, मतलब अगर ट्रेड यूसेज नहीं है, ओके, implied authority does not empower him, right? State the acts which are beyond the implied authority. तो क्वेश्चन है state the acts which are beyond employed authority. Okay. तो देखिए हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कहते हैं कि कुछ एक्ट्स इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं हो रहे। देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच आर नॉट कवर्ड इन इम्प्लाइड, आपको वो बताने हैं। और तो पहले क्या करोगे देखो, तो सबसे पहले यू शुड डिफाइन implied authority in brief। अब ये बताओ implied authority means कि जहां पर ट्रेड यूसेज नहीं है तो लॉ presumes that certain rights are within the partners and if they act or within those authority, within those rights, the firm would be responsible। ठीक सर, इम्प्लाइड अथॉरिटी के एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा है आप वो एक्ट बताओ जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है, तो वो तो बताना ही है मेरे को। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका भी दे दूं ब्रीफ में, 2 लाइन लिख दूं कि इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ। इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी इम्प्लाइड बाय लॉ। And partners are presumed in the absence of an agreement that they have right to act upon certain things, so that is called as implied authority। And if a partner acts within his implied authority, the firm, that means all other partners, would be responsible for such acts। अब जो कंडीशंस थी कि नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए, यूजुअल मैनर में होना, वो सब जरूरत नहीं है, वो थोड़ी पूछ रहा है। इम्प्लाइड अथॉरिटी बस इंट्रोडक्शन दे दिया। अब वो कह रहे हैं एक्ट्स, तो नाउ वी शुड राइट इन हेडिंग एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब इसमें आप लिखोगे सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट एंड ट्रेड यूसेज, following acts are beyond implied authority, are not regarded to be included in implied authority। तो हम इसको implied authority में नहीं मानेंगे। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके we can explain the things। ओके अब इसकी लिस्ट बना दो बेटा। तो कौन कौन से एक्ट थे जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं थे? तो लाइक सबमिट ए डिस्प्यूट, सबमिट ए डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया था इट इज सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। तो मुकदमा जो है वो आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकता, आर्बिट्रेशन अलाउड नहीं होगा।
सर जी he cannot open a bank account in his name. अपने नाम से अकाउंट खोल लिया फर्म का, ओपन ए बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इन हिज नेम, तो ये तो बिल्कुल ही देखो जिंदा बेईमानी हो गई. कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम. कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश. कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कम अमाउंट में उसका समझौता कर लेना. ठीक, डिस्काउंट नहीं है ये आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स है, कॉम्प्रोमाइज है. और रिलिंक्विश का मतलब होता है बिल्कुल छोड़ देना. एनी क्लेम, फर्म को किसी से पैसे लेने हैं, कोई फर्म ने क्लेम कर रखा है, मुकदमा कर रखा है और इसने बेटा उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया या रिलिंक्विश कर लिया. सर विड्रॉ ए सूट, सूट विड्रॉ नहीं कर सकता. ही कैन नॉट विड्रॉ ए सूट. अगर फर्म के अगेंस्ट में कोई मुकदमा हो रखा है वापस नहीं ले सकता उसको. सर ही कैन नॉट एग्री ऑन या एक्सेप्ट एनी लाइबिलिटी इन ए सूट. मुकदमे में लाइबिलिटी स्वीकार नहीं कर सकता. कोर्ट ऑर्डर करेगा वो अलग बात है, अपनी तरफ से एडमिट नहीं करेगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी ना खरीदेगा ना बेचेगा भैया. और सर जी ना इमूवेबल खरीदेगा ना इमूवेबल बेचेगा. और बेटा एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप. तो एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. ऐसा नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे किसी से पार्टनरशिप कर ले. तो these are the acts which are not included in implied authority. However, by express agreement इनमें से कुछ चीजों को implied authority में लिया जा सकता है. अगर पार्टनर्स आपस में तय करें तो वो इन चीजों को अधिकार में ले सकते हैं, तो वो विद इन अथॉरिटी हो जाएगा. या फिर ट्रेड यूसेज. ट्रेड यूसेज मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्रेड है, अब वहां पे कुछ परंपरा चलती है, यूसेज है, चलता है, मतलब कंटिन्यूअस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड यूसेज भी चीजें अथॉरिटी में आ सकती है. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि हम अथॉरिटी के अंदर उसको मानेंगे और जो भी चीजें होंगी वो अथॉरिटी में मानी जाएंगी. दैट इज विद इन अथॉरिटी हम उसको ट्रीट करेंगे. राइट, तो ये है इम्प्लाइड अथॉरिटी. तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है विद इन अथॉरिटी. क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया बच्चों? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया देखिए आंसर भी कैसे लिखना है, हमको किस प्रकार से लिखना है. आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8. ये कहता है कि पार्टनर्स हैं इन ए फर्म कॉल्ड एबीसी. एबीसी फर्म है, वही 3 पार्टनर है. ए विद इंटेंशन ऑफ डिसीविंग डी. ए ने डी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इंटेंशन है उसको धोखा देने की को, और स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेज करी और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म खरीदी. और स्टेशनरी इज ऑफ यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदी बच्चों. और ए डज नॉट गिव द स्टेशनरी टू द फर्म. ये इसने फर्म को नहीं दी और बल्कि क्या करा, ओन यूज कर लिया. ओन यूज कर लिया. सप्लायर डी, जिसको प्राइवेट यूज के बारे में नहीं पता है, क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम द फर्म. फर्म कह रही है हमें तो स्टेशनरी मिली नहीं, हम क्यों पैसे दें, और कह रहे हैं बताओ क्या फर्म की कंटेंशन टेनेबल है. तो देखिए
इसका जब आप आंसर करेंगे तो ये बेटा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, और इसमें आपको सवाल में ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा लीगल रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले रूल पे जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले रूल पे जाते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि लीगल प्रोविजन क्या है और इस केस में क्या होगा। तो पहले अपना माइंड मेकअप करते हैं। ये बताओ, क्या डी फर्म से पैसे मांग सकता है इस केस में? देखिए, पार्टनर ने कोई कार्य किया, पार्टनर ने परचेस करी डी से और स्टेशनरी आइटम वो लेके भाग गया, ऐसे समझ लो, और फर्म को उसने नहीं दिया। नाउ द सप्लायर, द क्रेडिटर इज आस्किंग मनी फ्रॉम द फर्म। तो अगर ये एक्ट इसकी अथॉरिटी में था, सर पहले आंसर सोच रहा हूं फिर बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर ये इसकी अथॉरिटी में था, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ, इन द नेम ऑफ फर्म हुआ, तो फर्म लायबिल होगी ना। यही तो रूल्स हमने पढ़े हैं अभी तक। तो देखिए, क्या ये इसकी अथॉरिटी में है? यस, कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे सेल परचेज कर सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में पहला पॉइंट था सेल परचेज ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। जो भी सेल परचेज करी वो बिजनेस के कोर्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बिजनेस के कोर्स में, फर्म के बिहाफ पे होनी चाहिए, यूजुअल मैनर में होनी चाहिए। तो ये लग रहा है कोई अनयूजुअल तरीके से करिए, छीन लाया रात में जाके, ऐसा तो नहीं कह रहा है ना। तो क्या मानोगे? यूजुअली मानोगे? भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, तो यूजुअल वो भी कंडीशन पूरी हो रही है तो करेगा पार्टनर, और अथॉरिटी क्योंकि फर्म की है तो फर्म की लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले रेफर करना चाहिए सेक्शन नंबर 19। फिर आप डिफाइन करिए इम्प्लाइड अथॉरिटी। फिर आप ये बताइए, सर ये डिफाइन करना पड़ेगा इम्प्लाइड अथॉरिटी को। फिर आप ये बताइए इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है। कॉन्सिक्वेंस ये होती है कि इफ अ पार्टनर एक्ट्स विद इन हिज अथॉरिटी, अगर पार्टनर विद इन अथॉरिटी एक्ट कर रहा है तो फॉर सच एक्ट्स द फर्म इज रेस्पॉन्सिबल। तो ऐसे कार्य के लिए फर्म उत्तरदायी होगी, प्रोवाइडेड सच एक्ट इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब जो कंडीशन नहीं दी है उसका डिस्कस ही मत करो, यूजुअल मैनर में हुआ या नहीं हुआ, देखो लिखा भी क्वेश्चन। तो पहले तो हम यही मानेंगे यूजुअल मैनर में हुआ है। जब तक अनयूजुअल नहीं कहेगा क्यों मानोगे? बताओ सर, यूजुअली अज्यूम होना चाहिए, तो उसको डिस्कस ही मत करो, ठीक है। उसके बाद में ये कॉन्सिक्वेंस हो गई। अब आप कंक्लूड कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस डिस्कस्ड अबव, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस डिस्कस्ड अबव, हमने इम्प्लाइड अथॉरिटी डिफाइन किया, फिर उसको बताया। सर वी कैन कंक्लूड दैट फर्म इज लायबल इन दिस केस, फर्म इज लायबल इन दिस केस एज, फिर रीजंस उसको कोरिलेट करो, एज द पार्टनर इज एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी, सेल और परचेज इज इंक्लूडेड इन अथॉरिटी, he has done the transaction in normal course of business and the transaction has been undertaken on behalf of the firm, so the firm cannot deny to pay. So this is how we should write our answers. इतना सारा लिखोगे बच्चों तो आपका आधा पौन पेज हो जाएगा, सफिशिएंट लेंथ है। लेकिन देखो वंस अगेन, अगर आपको किसी आंसर में ज्यादा आता है
तो आप ज्यादा लिखिए, कम आता है तो ज्यादा लिखेंगे कहां से। तो लेंथ नाप नाप के आंसर नहीं लिखने हैं, जो रेलेवेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट बी रिटेन, भले ही लंबा हो जाए। और जब आता ही नहीं है तो आंसर लंबा करोगे कहां से। तो इसलिए आंसर पूरा लिखो, सब बातें लिखो, नाप नाप के नहीं लिखना है। बोले आधा पेज हो गया अब नहीं लिखूंगा मैं, अरे भैया मुझे और मालूम है, मैं और लिखूंगा। आई विल गिव मोर वेट टू माई आंसर। इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पार्ट उसने डिलीवर कर दिया, बाकी प्राइवेट यूज कर लिया। तो सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे द आंसर वुड नॉट चेंज as firm is liable for payment of whole amount। ठीक है, क्योंकि सर फॉर द रीजंस गिवन इन फर्स्ट पार्ट, अब उसको दोबारा क्या लिखोगे, फॉर द रीजंस गिवन इन फर्स्ट पार्ट। तो जब फर्म पूरे के लिए लायबिल है, तो अगर उसने कुछ स्टेशनरी फर्म को दे दी, कुछ पर्सनल रख ली, तो भी फर्म को पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो दैट वुड बी माय आंसर। सर मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। आप जितना अधिक लीगल लैंग्वेज में लिख पाएंगे, देखिए उतने आपके आंसर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम लीगल लैंग्वेज यूज करने की। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, लेकिन बेटा वो सही होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए, एक दूसरे से सेंटेंसेस लॉजिकली जुड़े हुए होने चाहिए, और जो रेलेवेंट बात है वो पूरी लिखनी है, भले ही आंसर थोड़ा लंबा हो जाए। और फालतू की बकवास नहीं करनी है। वो पूछ रहा है कि भाई जैसे क्वेश्चन 8 ही है, इम्प्लाइड अथॉरिटी पर बेस्ड है, अभी तो हमने डिस्कस किया स्टेशनरी वाला। अब आपने शुरू करा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड। बेटे क्या कर रहे हो, इज इट रेलेवेंट? यू हैव टू राइट द प्रोविजन which is relevant to the question। जो उसमें पूछा गया उसी पे रहिए, दुनिया भर की राम कथा उसे मत सुनाइए, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, उल्टा आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और नंबर काट लेगा बाकी क्वेश्चंस में। चलिए एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया क्या कहता है। ये कहता है एबीसी पार्टनर्स हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, और फर्नीचर में डील करती है, ओके, फर्नीचर खरीदने बेचने का व्यवसाय है। ए सेल परचेज का इंचार्ज है, तो इसका मतलब ए पे अथॉरिटी है सेल और परचेज करने की। बी जो है इंचार्ज है अकाउंट्स का, बी इज इंचार्ज ऑफ मेंटेनेंस, इंचार्ज ऑफ अकाउंट्स, ओके। तो अकाउंट्स की अथॉरिटी इसकी है, सेल परचेज की अथॉरिटी, ये सब एग्रीमेंट से हो रहा है। और सी है लीगल मैटर्स का, कोई भी कानूनी मसला होता है तो सी उसको देखता है। तो इन्होंने ड्यूटीज को बांट रखा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सही। अभी रिसेंटली उन्होंने आपस में चेंज कर लिया, ओहो, रिसेंटली थ्रू एन एग्रीमेंट ए को अकाउंट्स का इंचार्ज बना दिया, तो नया वाला रूल ये हो गया, ठीक। बी को परचेज का इंचार्ज बना दिया, ठीक। और बीइंग इग्नोरेंट, एम एक सप्लायर है, एम हु इज ए सप्लायर, अब उसने किसको बेच दिया, देखिए उसने गुड्स दे दी ए को, जबकि ए सर इंचार्ज ऑफ अकाउंट है और उसको सप्लायर को पता नहीं है। एडवाइस वेदर एम कैन रिकवर द मनी, ओके। तो देखिए इम्प्लाइड अथॉरिटी को आप डिफाइन करेंगे,
अब भाई साहब आउटसाइडर को क्या मालूम कि क्या चीज आपके अधिकार में है और आपका क्या अधिकार नहीं है। सर इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करके कुछ भी खिचड़ी पका ली, तो बाहर वाले के पैसे मार लोगे क्या? तो देखिए, आउटसाइडर शैल प्रिज्यूम दैट ईच पार्टनर हैज अथॉरिटी। तो हर पार्टनर पे अथॉरिटी है, ठीक है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी डिफाइन करो, सेक्शन 19 रेफर करो, ये बताओ सेल एंड परचेज इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ठीक। और फिर बताओ एम ने गुड सप्लाई किए ऑन द बिलीफ कि ए हैज अथॉरिटी, तो भले ही ए पे अथॉरिटी नहीं है, बट क्योंकि आउटसाइडर को नहीं मालूम तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर माना जाएगा। देखिए, एग्रीमेंट आपने आपस में कर लिया, ठीक है, तो बाहर वाले का नुकसान हो जाएगा ना उससे, तो वो आउटसाइडर बेवकूफ बन जाएगा। आप बाद में कहते हो अरे मेरी तो अथॉरिटी नहीं थी। तो ही हैज द राइट टू अस्यूम दैट यू हैव अथॉरिटी, यू आर ऑथोराइज्ड। तो ये मानने का उसका पूरा अधिकार है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप ऑथोराइज्ड हो। तो इस केस में एम हैज द राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम द फर्म, क्योंकि वो अथॉरिटी के अंदर है। भले ही एग्रीमेंट कुछ कह रहा है, लेकिन क्योंकि आउटसाइडर इज इग्नोरेंट, तो वो तो यही मानेगा कि अथॉरिटी है, और इस सिचुएशन में एम फर्म से रिकवर कर सकता है बच्चों, और डेफिनेटली कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 10, वो कहता है आप एप्लाइड अथॉरिटी को बताइए क्या है, तो ये तो बता देंगे आप, और इमरजेंसी के बारे में बताइए। ओके, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में अथॉरिटी क्या है? तो इमरजेंसी के केस में देखिए, ये पार्टनर सर इम्प्लाइड अथॉरिटी इन इमरजेंसी enhances so as to include anything done by a partner to save the firm from losses. Partner must act as a man of ordinary prudence. सर मतलब ये कि पार्टनर की जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है, इन्हांस हो जाती है। इमरजेंसी मतलब कोई आपातकालीन स्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति है कि बड़ा मतलब अजीबोगरीब माहौल है, सो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। सर सपोज करिए, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक मिठाई की दुकान है और मिठाई उसमें ऑब्वियसली रखी हुई है, बहुत सारा इन्वेंट्री है, 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से 2 सर उनको कोरोना हो रखा है और वो क्वारंटाइन हो रखे हैं। उसको गवर्नमेंट उठा के ले गई है, एक हॉस्पिटल में जमा किया हुआ है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट देम। बातचीत भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो क्वारंटाइन है, उनसे आप ना मिल सकते हो ना बात कर सकते हो, आइसोलेशन में रखा। 3 पार्टनर थे, मिठाई की दुकान थी, इन्वेंट्री था, 2 पार्टनर क्वारंटाइन, एक बचा हुआ है वो दुकान संभाल रहा है, ठीक। अभी इमरजेंसी नहीं आई है, अब आएगी। फिर मैंने आपसे बोला कि मान लो अचानक से टेलीविजन पे एक बड़े भैया आते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों परसों से लॉकडाउन लगेगा, याद आ गया? नाउ दिस इज एन इमरजेंसी। अब उन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया,
15 दिन का लॉकडाउन ठोक दिया मित्रों, सब मिठाई खराब हो जाएगी, इमरजेंसी। अब वैसे तो पार्टनर पे ये राइट नहीं है कि वो रेट कम करके बेचे, मना करा हुआ एग्रीमेंट में लिखा है रेट कम करके नहीं बेचोगे। परंतु देखो इस स्थिति में अगर वो उस राइट को पकड़ के बैठ जाए मैं कम पे कैसे बेचूं, तो सब मिठाई खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे दो शर्तें हैं सर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हिज इम्प्लॉयड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। 2 कंडीशन। नंबर 1, जो कुछ वो कर रहा है वो फर्म को लॉस से बचाने के लिए करे। तो उसने क्या करा, मिठाई का रेट आधा करके सब बेच ली। तो बेटा ही डिड दिस थिंग टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉसेस। उसने यह कार्य फर्म को नुकसान से बचाने के लिए करा है। बोलो हाँ। हाँ सर, आधी रेट पे बेची, नहीं वो तो मिल गया, नहीं तो वो भी मर जाता। और जो काम उसने करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। व्हाट इज दैट ऑर्डिनरी प्रूडेंस, कि अगर एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस स्थिति में क्या करता, वही काम मैं कर रहा हूं, इफ यस तो ठीक है, तो वो मेरी अथॉरिटी में माना जाएगा और फर्म उससे बाउंड होगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ऑटोमेटिकली इनहांसेस एंड दिस विल इंक्लूड एनीथिंग डन बाय पार्टनर टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉसेस, राइट, provided such act is of ordinary prudence in the course of ordinary prudence का मतलब एक सामान्य बुद्धि की बात है कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा। सर क्या करेगा, जो उसको उचित लगेगा। देखो अभी मिठाई की दुकान है, इन्वेंट्री भरी पड़ी है, 15 दिन के लिए दुकान बंद कर दी गवर्नमेंट ने, सब खराब हो जाएगी ना। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जितना टाइम मिला है मुझे, मैं उसमें मैक्सिमम माल बेच लूं, जो पैसे मिल रहे हैं वही सही है। और क्या मैं बहुत मतलब असामान्य बुद्धिमानी की बात कर रहा हूं या बेवकूफी की बात कर रहा हूं? नो, इट इज सामान्य बुद्धि। यह ऑर्डिनरी प्रूडेंस है कि भाई जो मिल रहा है वो वसूल करो। तो वही इसने किया, और किस उद्देश्य से किया, टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस। सो दिस एक्ट विल बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। बाकी दोनों पार्टनर जब आइसोलेशन से बाहर आएंगे तो वो इससे ये नहीं कह सकते कि तुमने ये क्या कर दिया, इसने जो करा सही करा, बहुत सही करा, ठीक। तो दिस इज व्हाट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये पार्टनर्स की अथॉरिटी है, इमरजेंसी के केस में उनको इस चीज को देखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ऐसे आंसर्स लिखने हैं बच्चों आप लोगों को, एंड आई थिंक दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। बहुत आसान है, और हमको अपने अथॉरिटी को सर ये करना है। और आंसर कैसे लिखना है, आज मेरा थोड़ा पर्पस ये था बताने का कि एग्जाम में कैसे करके आपको। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।